हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत जो हम सीरीज चलाते हैं, जिसके अंतर्गत जो सीटें दिसंबर 2022 के नाम से पेपर हुआ था, जिसके पेपर फरवरी 2023 तक हुए थे, उसके अंतर्गत आज हम आपको 11 जनवरी 2023 का जो पेपर मैथ का हुआ था उसके पेपर को सॉल्व कराएंगे, जिसके अंतर्गत 15 क्वेश्चन न्यूमेरिकल होते हैं तथा 15 क्वेश्चन जो होते हैं वह पेडागॉजिक होते हैं। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि 168 मीटर लंबी एक रस्सी को 9.5 सही 1/3 मीटर लंबाई के बराबर टुकड़ों में काटा गया। इस प्रकार बने रस्सी में कितने टुकड़े प्राप्त होते हैं? मान लीजिए, इसको हम ट्रिक से बताता हूँ। 9 सही 1/3 टुकड़े किए, एक टुकड़ा हुआ और यक्स टुकड़े किए, बराबर कितना हो जाएगा? 168 हो जाएगा ना। 9 सही 1/3 के यक्स टुकड़े करेंगे तो 168 हो, मतलब 168 के कितने, 168 को क्या कह रहा है इसमें? 9 सही 1/3 एक लंबाई के बराबर टुकड़ों में काटा गया तो 9 सही 1/3 से भाग दे देंगे तो 9 त्रिक 27 एक 28 हो जाएगा। तो 168/28 गुणे 3, तो इसको हम काटेंगे तो 6 से कटेगा तो 6 त्रिक 18, तो 18 इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इसका 18 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित योग से k प्लस पी का हमें योग प्राप्त करना है, तो हमें निम्नलिखित योग से k प्लस पी के बारे में प्राप्त करना है कि k प्लस पी बराबर क्या हो जाएगा। चलिए फिर देखते हैं। इसमें हम देखते हैं तो इसमें 3 + 2 5 हुआ, 0 + 9 9 हो जाएगा। 1 + p बराबर 0 है। अगर 1 + p बराबर 0 हो गया तो p बराबर क्या हो जाएगा? 9 होगा ना। 9 होगा तभी तो 0 आएगा। एक कैरी आएगा और 7 3 10 1 11 एक कैरी, 4 1 5 5 प्लस के एक कैरी था, 4 + 1 था, कैरी था मतलब एक कैरी था, तो ये हो जाएगा 4 + 1 5 हो जाएगा। 5 + k बराबर क्या हो जा रहा है? 12 हो रहा है। तो k बराबर क्या आ जाएगा? k बराबर 7 आ जा रहा है। ठीक है, तो k + p पूछा है, k + p पूछा है तो हमारा k क्या था? 7 था। p क्या आया? 9 आया। तो 7 + 9 क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो आंसर नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न 3 देखते हैं। प्रश्न 3 क्या कह रहा है कि 6 दिन का औसत तापमान 32 डिग्री सेल्सियस है। यदि इनमें से प्रथम 5 दिनों का तापमान 31, 31.5, 32.5, 31 और 32 था, तो छठे दिन का तापमान पूछ रहा है। तो हम इन सब का योग कर लेंगे। ठीक है, और 32 डिग्री तापमान कितने दिनों का था? 6 दिनों का था। 6 दिनों का औसत तापमान कितना था? 32 था। तो 6 दिनों के औसत तापमान का कुल योग कितना हो जाएगा? 6 से गुणा कर देंगे 32 का, तो कितना हो जाएगा? 192 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, 192 डिग्री सेल्सियस। अब हम इनका सबका ऐड करेंगे। 31, 31.5, 32.5, 31 और 32 का ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 158 आएगा। तो 192 आया था, -158 कर देंगे। तो 192 - 158 घटाएंगे तो 12 में 4 के 4, तो 4 एक ही ऑप्शन में है, तो 34 का आंसर आ जाएगा। इसको आप समझे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 4 क्या कह रहा है? प्रश्न 4 कह रहा है कि यक्स और वाई के एलसीएम तथा एचसीएफ क्रमशः 42 और 120 है। एचसीएफ का 4 गुना और 2 गुना है। तो इसमें क्या कह रहा है कि यक्स और वाई के एलसीएम तथा एचसीएफ क्रमशः 42 और 120 के एचसीएफ के 4 गुना और 2 गुना है। तो 42 और 120 के एचसीएफ क्या हो जाएगा? 42 और 120 का एचसीएफ क्या होगा? 6 होगा। तो एलसीएम क्या कह रहा है? 42 और 120 के एचसीएफ का 4 गुना है तो 24 हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, और एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ 2 गुना है तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यक्स बराबर दिया गया है कि 36, यक्स बराबर क्या दिया गया है? 36 दिया गया है। अब जानते हैं हम, क्या जानते हैं हम कि यल गुणे एच, एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है जो फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या होती है ना। फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या होती है। 24 गुणे 12 हो जाएगा इधर, और ये 36 हो जाएगा ये, तो वाई ये आ जाएगा। 12 3 36, 3 8 24, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8 आ जाएगा। तो 8 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 5 कह रहा है, प्रश्न 5 चलिए देखते क्या है। निम्नलिखित में से किसका मान सबसे कम है? तो देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसका मान सबसे कम है। तो चलिए इसमें देखते हैं। 3670 + 800 + 20, 3670 + 800 + 20 कितना हो जाएगा? 4490 हो जाएगा ये। 4500 - 128 + 40, तो 4500 + 40 4540 और 128 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? 4412 आ जाएगा। ठीक है, 4600 - 150 - 129 देखते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 4400, 46 - 150, 129 जोड़ेंगे 9 7, 9 में से 1, हाँ 44 21 आ जाएगा। और बी क्या हो जाएगा? बी कितना आएगा? 3955 + 601 - 80, ये तो ज़्यादा आएगा, 4476 आ रहा है। तो पूछ रहा था कि किसका मान सबसे कम है।
चलिए इसमें किसका मान सबसे कम, 4490 नहीं, 4476 नहीं, 4421 नहीं, 4412 सबसे कम है, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सबसे कम मान किसका है, ऑप्शन नंबर सी का। प्रश्न 6 देखते हैं। प्रश्न 6 क्या कह रहा है कि श्वेता ने अपने जन्मदिन पर केक काटा, उसने आधा केक अपनी 3 सहेलियों को दे दिया, इसका 1/4 भाग अपनी बहन के लिए तथा शेष अपने लिए रखा है। थोड़ी देर में उसकी 2 सहेलियाँ और आ गई और उसने अपने हिस्से के एक केक के 3 बराबर हिस्से किए और तीनों ने मिलकर खाया, तो उसने पूरे को केक का कितना भाग खाया। तो इसमें क्या कह रहा है, श्वेता ने अपने जन्मदिन पर केक काटा, उसने आधा केक अपनी 3 सहेलियों को दे दिया, तो आधा केक जो था वह अपनी 3 सहेलियों को दे दिया। उसके बाद 1/4 भाग अपनी बहन के लिए तथा शेष अपने लिए रखा। थोड़ी देर में उसकी 2 सहेलियाँ और आ गई, उसने अपने हिस्से केक 3 बराबर हिस्सों खाए और तीनों ने मिलकर खाया, तो उसने पूरे हिस्से का केक के कितना भाग खाया। चलिए, तो मान लीजिए पूरा केक कितना था, 1 था। मान लीजिए पूरा केक कितना था, 1 था, ठीक है। अब उसमें से उसने 1/2 किसको दे दिया, 1/2 अपनी सहेलियों को दे दिया, प्लस 1/4 किसको दे दिया, अपनी बहन को दे दिया। ये कितना हो जाएगा, 4, 2 + 1 3/4 हो जाएगा, ठीक है, 3/4। अब शेष कितना होगा, पूरा केक हमारा 1 था और 3/4 उसने दे दिया, शेष कितना हो जाएगा, 1 - 3/4 ना, बराबर 1/4 हो जाएगा। अब उस 1/4 उसके पास केक बचा था, लेकिन उसकी सहेलियाँ 2 और आ गई, तो उसने 3 बराबर भागों में बांट दिया, तो भागे 3 हो जाएगा। यहाँ 1 आ जाएगा तो 1/4 इंटू 1/3 हो जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, 1/12वां भाग उसको मिला, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न 7 अब देखते हैं। 2 सही 1/2 समकोण निम्नलिखित में से किसके बराबर हुए। तो 2 सही 1/2 क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 1 5/2, एक समकोण में 90 डिग्री, तो 5/2 समकोण में 45 से भाग कर 45 आएगा, तो 5 × 25, 5 × 20 22, 225 डिग्री इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 8 देखते हैं अब क्या कह रहा है। प्रश्न 8 के बारे में देखते हैं कि ज्यामितीय आकारों समबाहु त्रिभुज, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत और वर्ग में से निम्नलिखित में से किनकी 2 सममिति रेखाएं होती हैं। चलिए देखते हैं कि ये इतने दिए गए हैं, इसमें 2 सममिति रेखाएं किसकी होती हैं। तो इसमें देखते हैं इक्विलेटर ट्रायंगल की कितनी सममिति रेखाएं होती हैं, 3 होती हैं। जहाँ देखिएगा, अगर कोई किसी भी चित्र की अगर भुजाएं समान है तो जितनी भुजाएं होंगी उतनी सममित रेखा होंगी। जैसे कि अगर चतुर्भुज समान है तो इक्विलेटर ट्रायंगल है तो उसकी 3 सममित रेखाएं होंगी। पैरेललोग्राम की देखते हैं, पैरेललोग्राम या समबाहु समांतर चतुर्भुज की सममित रेखाएं कितनी होती हैं, बताइए, 0 होती हैं। इसकी 0 होती हैं, 2 2 हमें देखना है। बी में देखते हैं, बी में क्या है, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज की कितनी होती हैं, समचतुर्भुज की 2 होती हैं, लेकिन समांतर चतुर्भुज की कितनी होती है, मैंने आपको अभी बताया, ये 0 होती हैं। रेक्टेंगल कितनी होती हैं, रेक्टेंगल की 2 होती हैं, बिल्कुल रेक्टेंगल की 2 होती हैं। और समचतुर्भुज की कितनी होती हैं, 2 होती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रकार कि पूछा था कि किन आकारों की 2 सममित रेखाएं होती हैं, तो वह हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानचित्र पर 2 शहरों के बीच की दूरी क्या दर्शाई जाती है, 19.2 सेंटीमीटर को 2 शहरों के बीच की दूरी कितनी है, 19.2 सेंटीमीटर है। यदि मानचित्र पर 0.5 सेंटीमीटर को क्या दर्शाया जाता है, 3 किलोमीटर, 0.5 सेंटीमीटर 3 किलोमीटर दर्शाया जाता है, तो दोनों शहरों के बीच की दूरी हमें मीटर में बतानी है। तो 0.5 बराबर 3 किलोमीटर है, तो अगर हम 2 से गुणा कर देंगे तो ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अगर ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगा तो इधर भी 1 सेंटीमीटर, तो ये 6 किलोमीटर हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर बराबर 6 किलोमीटर, तो 19.2 बराबर क्या हो जाएगा, 6 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 115.2 हो जाएगा। और मीटर बनाना है तो गुणे 1000 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 1000, 1 पॉइंट से 0 से कट जाएगा 1 पॉइंट और 00 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 13 कह रहा है कि निम्नलिखित पैटर्न में आगे क्या होगा। तो कह रहा है प्रश्न 13, निम्नलिखित पैटर्न में आगे क्या आएगा, 1Z1 2Y4 3X9 4W16। तो इसमें पहली बात तो स्क्वायर हो रहे हैं, 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, तो ये 2 ऑप्शन कट गए, तो 5 25 आ जाएगा। और इसमें क्या हो रहा है, एक लेटर कम हो रहा है, जी के बाद वाई, फिर एक्स, फिर डब्ल्यू, तो वाई इसके बाद क्या आएगा, वी आएगा ना, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 14 देखते हैं कि आदित्य अपने एक दिन के समय को निम्न प्रकार व्यतीत करता है। दिया गया है सोना, स्कूल, खेलना, टीवी देखना आदि 2 और 7 घंटे व्यतीत करता है। यदि इन आंकड़ों को पाई चार्ट पर दर्शाया गया, पाई चार्ट का मतलब 360 डिग्री में दर्शाना है, और हमारे पास टोटल कितने हैं, 24 आवर हैं। 24 आवर बराबर क्या हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। क्या पूछा है, तो सोने और खेलने संबंधित केंद्रीय कोणों के बीच में अंतर क्या होगा। तो केंद्रीय कोणों के बीच में अंतर बताना है, तो इसको काट देंगे तो ये 15 डिग्री आएगा। 1 आवर बराबर क्या हो जाएगा, 1 आवर बराबर हो जाएगा 15 डिग्री। और हम सोने के बीच में और किसके बीच में अंतर बताना है, खेलने के बीच में, तो 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आएगा। तो 1 आवर बराबर 15 डिग्री, तो 5 आवर बराबर क्या आ जाएगा, 75 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न 15 देखते हैं। प्रश्न 15 क्या कह रहा है
कि 5 शहरों के किसी दिन के 2 AM से 2 PM के तापमान नीचे दिए गए हैं। शहर दिया गया है और ये तापमान दिए गए हैं। किस शहर के तापमान में न्यूनतम वृद्धि हो? चलिए देखते हैं किस शहर में तापमान में न्यूनतम वृद्धि हुई है। तो 21.4 और 36.3 कितना हो जाएगा? ये लगभग हो जाएगा, हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट 14.9 हो जाएगा। दिल्ली कितना हो जाएगा? 28.5 और 18.9 में 15 में 9 गए 6, 9.6 हो जाएगा। कोलकाता मुंबई कितना हो जाएगा? 2, कोलकाता मुंबई हो जाएगा 16.1 हो जाएगा, 16.1 सॉरी। मुंबई के बीच में अंतर क्या हो जाएगा? 15 और 38। मुंबई के बीच का अंतर कितना हो जाएगा? 22.8। और श्रीनगर के बीच का अंतर कितना हो जाएगा? 9.7 हो जाएगा। तो सबसे छोटा पूछा है, तो सबसे छोटा कौन सा है? दिल्ली का है ना, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, 9.6 है। अब पेडागॉजिक प्रश्न देखते हैं। पहला पेडागॉजिक प्रश्न है कि गणितीय संप्रेषण को कक्षा में किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? पॉजिटिव प्रश्न पूछा, देखते हैं पॉजिटिव आंसर। समस्या हल करने पहले गणित की पाठ्य पुस्तक में पाठ पढ़ाने से ये निगेटिव हो जाएगा। महत्वपूर्ण अवधारणा परिभाषा सिखाने से निगेटिव हो जाएगा। अगला बिंदु इसमें कह रहा है कि बच्चों को उनके गणितीय विचारों को अवगत करने का अवसर देके, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। क्या है? हमें अवसर प्रदान करके ये सिखा सकते हैं। ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का भाई पॉजिटिव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 17 सॉरी मिट गया है, प्रश्न 17 छोड़ दीजिए, इसको मिट गया है। प्रश्न 18 अब देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न 18 क्या कह रहा है? प्रश्न 18 है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा अर्थात NCF 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय कौशल दृश्य अधिगम में आवश्यक नहीं है? तो बताइए। अकॉर्डिंग टू NCF 2005 विच ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिकल स्किल आर नॉट इन्वॉल्व इन विजुअल लर्निंग। तो विजुअल लर्निंग में क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या इन्वॉल्व नहीं है? आंकड़ों का प्रहसन या डाटा हैंडलिंग है, निरूपण है, विजुअलाइजेशन है, डिडक्टिव रीजनिंग निगेटिव हो जाए। निगमनात्मक विवेचन जो है मैंने अभी बताया निगेटिव है। निगेटिव शब्द निगेटिव पूछ रहा था इसमें, निगेटिव का भाई निगेटिव हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। निगमनात्मक, अब आप पूछेंगे कि निगमनात्मक विवेचन होता क्या है? तो निगमनात्मक विवेचन होता क्या है जानते हैं हम? कि पहले आप नियम पढ़ाते हैं, जब उसके बाद उदाहरण बताते हैं, तो ये निगमनात्मक विवेचन हो जाता है, ये निगमनात्मक रीजनिंग हो जाती है। पहले आप नियम आज समझा देंगे, ये दृश्य अधिगम में आवश्यक नहीं किया जाता, ध्यान रखिएगा। प्रश्न 19 देखते हैं कि ऐसा पाया गया है कि बहुत बच्चे जो कि पारंपरिक व्यवसाय जैसे बाजार, व्यापार क्षेत्र आदि जगहों पर रहते हैं, वे मानसिक परिकलन बहुत आसानी से कर लेते हैं। ये कौशल औपचारिक स्कूल गणित के लिए उपयुक्त नहीं है, गलत हो जाएगा, है बिल्कुल है। कक्षा में चर्चा का विषय हो सकते हैं जिनके द्वारा शिक्षक शिक्षिकाएं विभिन्न संस्कृतियों द्वारा अपनाई गई समस्या समाधान करने की कार्यनीति या विधियां प्रस्तुत करती हैं, हो सकता है। सी क्या कह रहा है? बच्चे के संज्ञानात्मक स्तर के आकलन के उद्देश्य उपयोग में लाया जा सकता है, आकलन के उद्देश्य में लाया जा सकता है। डी क्या कह रहा है? बहुत अस्पष्ट होते हैं, अस्पष्ट होते नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। सही क्या हो जाएगा? कक्षा में चर्चा का विषय हो सकता है, जैसे कि शिक्षक और शिक्षिकाएं विभिन्न संस्कृतियों द्वारा अपनाई गई समस्या समाधान की विभिन्न युक्तियों को विवेचना कर सकती हैं। प्रश्न 20 चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। NCF 2005 के अनुसार डैश को प्राथमिक स्तर पर गणित में सबसे कम महत्व, तो प्राथमिक स्तर पर गणित में सबसे कम महत्व किसको मिलना चाहिए? तार्किक विवेचन को, सटीकता को, प्रॉब्लम सॉल्विंग को या दृश्यीकरण को? तो किसको सबसे कम मिलना चाहिए? सटीकता को। सटीकता हमें नहीं चाहिए, हमें तार्किक विवेचना चाहिए। समस्या समाधान करने की युक्तियाँ आपको सिखानी है, दृश्यीकरण सिखाना है। सटीकता आपको नहीं, उसमें दक्षता आपको प्राथमिक स्तर पर नहीं सिखानी, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 21 देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न 21 चलिए देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गणितीय निर्देशन या मॉडलिंग से न्यूनतम संबंधित है? बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लीस्ट रिलेटेड टू मैथमेटिकल मॉडलिंग। जो मैथमेटिकल मॉडलिंग होती क्या है? तो यह एक गणितीय संबंध होता है जो वास्तविक जीवन से जुड़ी किसी स्थिति की व्याख्या करता है। समझ रहे हैं? यह गणितीय संबंध होता है जो वास्तविक जीवन से संबंधित किसी घटना का वर्णन करता है। तो कौन सा कम संबंधित है देखते हैं। दैनिक जीवन में समस्याओं के समाधान के लिए गणित का उपयोग करना संबंधित है, ये न्यूनतम पूछ रहा है तो निगेटिव पूछ रहा है। समस्या को सरलीकरण करने के अनुमान लगाना और सन्निकट करना, ये भी संबंधित है। गणितीय मॉडलिंग से ये संबंधित है कि समस्या को सरलीकरण करने के लिए अनुमान लगाना और सन्निकटीकरण करना। महत्वपूर्ण मात्राओं को पहचान करना तथा उनसे संबंध का ज्ञात करने के लिए साधनों का निरूपण करना, ये भी संबंधित है। गणित की कक्षा में अमूर्त निगेटिव पूछ रहा था, निगेटिव अमूर्त होता है। अमूर्त प्रतिरूप का शिक्षण एकदम सामग्री के रूप में उपयोग करना निगेटिव है। निगेटिव का प्रॉब्लम, निगेटिव का भाई क्या हो जाएगा? निगेटिव ही हो जाएगा ना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 22 देखते हैं। प्रश्न 22 क्या कह रहा है कि कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भिन्न से ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या का अर्थ समझाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? तो आपको कक्षा 4 का विद्यार्थी है, उसको भिन्न से ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या का अर्थ समझाना है। सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा हो जाएगा इसमें तरीका? उन्हें यह बताना कि ऊपर वाली संख्या अंश होती है और नीचे वाली हर होती है, या कोई बात हुई?
ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। अगला बी क्या कह रहा है कि भिन्न के प्रतिरूप जैसे वृत्ताकार, पाई, आयताकार पट्टी के उचित हिस्से को छायांकित करें और सहर हर को प्रदर्शित करें। विद्यार्थी को स्वाभाविक रूप से स्वतंत्रता परिभाषा समझने में मदद मिलेगी। बिल्कुल, आप चित्र से समझा सकते हैं। ऐसे लीजिए, इसको आप छायांकित कर दीजिए, इसको छायांकित कर दीजिए। आप इस हिसाब से आप उसके बाद भिन्न को हर को बताएंगे कि आप एक भाग खाली है तो ये 1 हो जाएगा, जो तीनों पेंटेड है तो वह 3 4 हो जाएगा। टोटल भाग 4 हैं और एक भाग नहीं पेंट है तो 1/4 हो जाएगा। तो आप चित्र से समझा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 23 चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न 23 कह रहा है प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों को मापन की अवधारणा से परिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। आपको प्राथमिक स्तर के बच्चे के मापन की अवधारणा बतानी है, तो सर्वाधिक उपयुक्त क्या हो जाएगा। ऐसे क्रियाकलाप आयोजित करें जो परिशुद्ध सटीक बात हमें नहीं करनी है। उस समय प्राथमिक स्तर पर बच्चा है, मापन की विभिन्न इकाइयों की परिभाषा भी नहीं बतानी है, ये भी गलत हो जाएगा। ऐसे क्रियाकलाप आयोजित कीजिए जिसके अमानक तकनीकों का उपयोग करके वास्तविक जीवन के वस्तु, बिल्कुल अमानक तकनीक का उपयोग करके वास्तविक जीवन के वस्तुओं का हमें मापन करना है। जैसे उंगली आदि से हम मापन कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार से मापन हम अमानक रूप से पहले सिखा सकते हैं। बर्तन आदि की धारिता का तुलना कर सकते हैं, मतलब एक गिलास ले लेंगे बता देंगे, एक छोटी गिलास ले लेंगे, एक बड़ी गिलास, तो इस प्रकार हम बता सकते हैं। चलिए अगला बिंदु देखते हैं। प्रश्न 24 है। प्रश्न 24 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित में औपचारिक शिक्षण के संबंध में सही है, बताइए। रिमेडियल टीचिंग क्या होती है। रिमेडियल टीचिंग क्या होती है कि यह गणित की कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों को पहचानने में सहायता करती है, या बच्चों को प्रतियोगितात्मक परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने में सहायता देती है, या केवल विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए लाभदायक है, या गणित अधिगम में आने वाली कठिनाई को दूर करने की। बिल्कुल रेमेडियल टीचिंग ये गलत हो जाएगी, ये गलत। क्या करती है कि अधिगम में आने वाली कठिनाई को दूर करती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 25 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त और महत्वपूर्ण लक्षण है। तो कह रहा है कि कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त और महत्वपूर्ण लक्षण है किसका, प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यपुस्तक का। तो प्राथमिक स्तर पर पाठ्यपुस्तक का गणित की सर्वाधिक उपयुक्त और महत्वपूर्ण लक्षण कौन सा है। इसमें विद्यार्थियों के अभ्यास हेतु अधिक प्रश्न होने चाहिए, ये गलत है, सर्वाधिक उपयुक्त नहीं है। रंग बिरंगी और आकर्षित, ये भी गलत है। यह सैद्धांतिक अवधारणाओं पर अधिक, ये भी गलत है, सैद्धांतिक अवधारणा पर अधिक आधारित नहीं होती, दैनिक जीवन से संबंधित होनी चाहिए। गणितीय अवधारणाओं को प्रस्तुत करने के लिए समय या संदर्भात्मक उदाहरणों और क्रियाकलापों, बिल्कुल संदर्भात्मक उदाहरण और क्रियाकलापों पर अधिक केंद्रित होना चाहिए इसको। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 26 देखते हैं क्या कह रहा है कि गणित की कक्षा में किसी विद्यार्थी के निष्पादन का मूल्यांकन किस आधार पर नहीं किया जा सकता। गणित की कक्षा में किसी विद्यार्थी के निष्पादन का मूल्यांकन किस पर आधारित नहीं है, बताइए किस पर आधारित नहीं है। समस्या समाधान क्षमता पर, कंठस्थ या रटने की क्षमता पर, तार्किक चिंतन क्षमता पर, या दृष्टिगत क्षमता पर। तो स्टूडेंट परफॉर्मेंस इन अ मैथमेटिक क्लास, तो मूल्यांकन जो है किस पर आधारित नहीं है, बी पे नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। रटने की क्षमता जो है उस पर आधारित मूल्यांकन नहीं होता है, नहीं पूछा था नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। प्रश्न 27 चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य गणित शिक्षा हेतु उच्च उद्देश्य माना गया है। तो कह रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर गणितीय शिक्षा हेतु उच्च उद्देश्य क्या है, बच्चों में संख्यात्मक कौशल का विकास करना, बच्चों में परिकलन कौशल में दक्ष करना है, विचारों की स्पष्टता तथा तर्कपूर्ण गणितीय चिंतन का विकास करना। बिल्कुल सबसे अच्छा उद्देश्य में सबसे अच्छा पॉजिटिव सेंटेंस कौन सा है, विचार को स्पष्टता तथा तर्कपूर्ण गणितीय चिंतन का विकास करना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 28 देखते हैं। कक्षा में 50% विद्यार्थियों ने गणित में एक विषय नहीं समझा है। कह रहा है कक्षा में 50% विद्यार्थियों ने गणित में एक विषय नहीं समझा है, एक टॉपिक जो है वह नहीं समझ पाए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विषय के अधिगम में बच्चों की सहायता करने की उपयुक्त विधि या कार्यनीति नहीं होगी। तो बताइए कौन सा वो तरीका है या सहायता है जो उपयुक्त विधि या कार्यनीति नहीं होगी। भिन्न भिन्न उदाहरणों के साथ विषय को दोहराना, विषय संबंधी सामूहिक कार्यों में बच्चों को संलग्न करना, बच्चों को अधिक संख्या में विषय संबंधी समान प्रकार की समस्याओं को हल करने का कहना, ये जो है सबसे कम उपयुक्त है। कि बच्चों को अधिक संख्या में विषय संबंधी समान प्रकार की समस्याओं को हल करने के लिए नहीं कहना है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 29 देखते हैं क्या कह रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप एक रचनात्मक कक्षा पर आधारित है। बताइए रचनात्मक कक्षा पर कौन सा क्रियाकलाप आधारित है। सैंपल पर प्रश्न हल है और बच्चे उसकी नकल करें, नहीं, ये तो योगात्मक आदि ये तो निगेटिव हो जाएगा। रचनात्मक में क्रिया करना होता है। शिक्षक समूह में किए गए क्रियाकलाप का अवलोकन करते हैं और विद्यार्थी को प्रश्न हल करने में सुगमता प्रदान। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सी और डी भी देख लेते हैं। शिक्षक बच्चों को महत्वपूर्ण सूत्र एक चार्ट पेपर पर लिखकर पढ़ने के लिए कहते हैं, नहीं, लिख कर वो खुद दे रहा है और पढ़ने के लिए कहेगा, ये इसमें रचनात्मक थोड़ी ना कहीं बच्चे की हो रही है।
शिक्षक विद्यार्थी को नियमित रूप से गृह कार्य देते हैं। इसमें रचनात्मकता नहीं है, ये तो गृह कार्य करना अलग बात हो जाएगी। रचनात्मकता कैसे आएगी? क्रियाकलाप देंगे आप, उसका अवलोकन शिक्षक करेंगे, लेकिन विद्यार्थी उस सामूहिक रूप से उसको करेंगे। चलिए फिर आज का हम आखिरी प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर के अधिगमकर्ताओं में वृत्त की अवधारणा को विषय से संबंधित नहीं है? तो हमें वृत्त की अवधारणा प्राथमिक स्तर के बच्चे को समझानी है, तो कौन सा इसमें संबंधित नहीं है? अपने परिवेश में वृत्ताकार वस्तुओं को पहचानना, रेत में रस्सी और डंडी का प्रयोग से वृत्ता रेख खींचना या करना, कक्षा में ग्लोब का प्रतिमान दिखाना। तो प्राथमिक स्तर का बच्चा है तो ग्लोब का प्रतिमान दिखाना हमें, यही गलत हो जाएगा। पूछा था संबंधित नहीं है, तो संबंधित यही, छोटा बच्चा है उसको आप ग्लोब क्या समझा पाएंगे? तो प्रश्न 30 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए फिर आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। हम नेक्स्ट सेशन में किसी नए टॉपिक को देखेंगे। तब तक हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।